नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इस कहानी के 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 20वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। तुम्हारे पिता ने परिवार पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। तुम लोगों का बिना रख रखाव के एक और परिवार बसा लिया। लेकिन विवान की पत्नी स्वतंत्र है, सुंदर है, वह स्कूल में पढ़ाती है। क्या तुमको लगता है कि लड़की अपने पति के साथ इतनी देर तक इस उम्मीद में रही कि पति उसे भरण पोषण प्रदान करेगा? अवनी ने एक जवाबी सवाल पूछा। विवान ने जीवन में कई बलिदान किए हैं, लेकिन आने वाले धन को पैरों तले रौंदने का बलिदान नहीं कहा जा सकता। विवान ने इतने लंबे समय तक हाथ में लालटेन लेकर रोशनी की तलाश करता रहा, प्रकाश का पीछा करता रहा। ऐसा करते हुए वह खुद ही अंधेरे में डूब गया। हालांकि आलोक चुप थे, लेकिन अवनी के तर्क की हर पंक्ति उनके दिमाग की गहराइयों में समा रही थी। दूसरी तरफ लड़की उससे छोटी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे परिपक्व बना दिया था। उसे चुप देखकर अवनी ने फिर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे विवान की पत्नी के बारे में सोचने का अनुरोध करती हूँ। तुम सोच सकते हो कि मैं अनैतिक बात कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी हालत भी मेरी माँ जैसी हो। पति का प्यार खोकर जब ध्यान और सामाजिक अंधविश्वासों से जीना प्रारंभ कर दे। समझ गया हूँ, आलोक ने कहा। मुझे लगता है विवान भी समझ जाएगा। होप सो। चलो अब रखती हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। अवनी ने फ़ोन काट दिया। अभी सब कुछ कंप्लीट। जैसे ही अवनी ने फ़ोन काटा, कुणाल कमरे में दाखिल हुआ। उसने कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी काव्या से बात की थी। उसने कुणाल से नाराज़गी के कारण डिवोर्स लेटर भेजा था। हालांकि कुणाल इसके लिए तैयार था, लेकिन समय इतनी जल्दी बीत जाएगा वह सोच नहीं सका। वह शादी के टूटने के कारण इतना हताश नहीं है, बल्कि उसे अच्छा लग रहा है कि उसे 2 बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। काव्या ने बताया है कि वह नहीं चाहती कि जीवन की नई शुरुआत में एक अतिरिक्त बोझ साथ रहे। कुणाल को अभी भी इस महत्वाकांक्षी महिला का मन समझ में नहीं आया। एक माँ होकर भी काव्या की इस हरकत से वह कुणाल के लिए और भी अधिक समझ से बाहर हो गई। एक उच्च वर्गीय परिवार की यह लड़की फिर से शादी करने की योजना बना रही है। दरअसल उसका पति भी सामने आया है। भले ही पत्नी की प्रोफाइल हर जगह ब्लॉक हो, लेकिन हवा की गति के साथ ये रोमांचक खबरें सामने आ ही जाती हैं। काव्या ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उसने अपने रिश्ते से धन का उपयोग करना चाहती थी। वास्तविक विचार उसके मन में आने के बाद कुणाल अपनी बहन के पास पहुंचे। अज्ञानी मन उस समय को वापस लाना चाहता है जब एक बूढ़ी औरत घर के बेटी को कठोर तरीके से विधवा के अधिकार समझा रही है। उसे बता रही है कि विधवा के रूप में उसके लौटने के कारण घर की दहलीज उसके लिए बहुत ऊंची हो गई है। अवनी की उन पलों को याद कर भाई को अपनी बहन के दिल में जलते जख्मों का एहसास होता है। वास्तव में जब तक आप स्वयं चोट नहीं खाते, तब तक आप दूसरों की चोट को नहीं समझ सकते। बैठो भैया। जैसे ही अवनी बिस्तर के एक तरफ गई और उसके बैठने के लिए जगह बनाई, कुणाल ने अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा। तुरंत उसकी छाती एक अवर्णनीय दर्द से मुड़ गई। यह सोचना मुश्किल था कि 24 घंटे बाद यह लड़की और इस घर में नहीं रहेगी। मैंने अपनी बहन को पूरे 1 साल के लिए वापस पाकर भी मैंने उसे दूर धकेल दिया। फिर आज विदाई के समय मेरा दिल दर्द से भर क्यों रहा है? कुणाल ने खुद से ही पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या हुआ भैया? तुम रो रहे हो? अवनी ने सामने बैठे भाई की आंखों में आंसू देखकर पूछा, और अचानक उसका सिर भ्रमित हो गया। शायद कुणाल की आंखों से पानी नीचे आने के कारण समझने की कोशिश कर रही है। तो क्या डिवोर्स हो ही जाएगा? अवनी खुद के भाई के विचारों को समझते हुए खुद से ही कहती है। फिर बेचैनी को दूर करने के लिए उसने कहा, सिद्धि और रिद्धि कब आएंगी? भाभी से बात हुई? अपनी बहन के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर कुणाल कुछ देर चुप रहे। परिपक्व मन उस समय तक समझ गया था कि उसकी बहन सीधे पूछने की क्षमता खो चुकी है। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परिस्थितियां लोगों को कितनी दूर धकेल देती हैं। काव्या ने नोटिस भेजी है। उसने कहा है कि आपसी तलाक होने से पहले वह बच्चों को इस घर में भेज देगी।
पुनर्विवाह भी जोरों से चल रहा है, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में अब काव्या पर कोई निर्भरता नहीं रही। एक परिपक्व दिमाग ने समझ लिया है कि वह कभी उसकी थी ही नहीं। लेकिन कल अपनी बहन की शादी जानने के बाद भी वह अपनी बहन को बार बार क्यों रोके रखना चाहता है? वह अपना बचपन क्यों वापस पाना चाहता है? जब उनकी माँ उन्हें डांटती थी तो कुणाल उसकी छोटी बहन की ढाल की तरह रक्षा करते थे। अलविदा बहना, सिद्धि और रिद्धि हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगी। अपने टूटे हुए गले से आंसुओं के साथ कुणाल जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उस भाव को देखकर अवनी को अपने भाई की नाराजगी का कारण समझ में आ गया था। मैं वास्तव में पीछे वापस जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह घर बरकरार रहे। दो बेटियों का बोझ ढोने वाले पिता के लिए इसे नियमित रूप से संरक्षण संभव नहीं होगा, लेकिन यह घर ही एजेंसी शुरू करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत को पूरा करेगा। अगर पीली पत्तियां नहीं गिरेंगी तो नई हरी पत्तियां कैसे आएंगी? अवनी ने लड़खड़ाते हुए कहा। विवान जेल के एक छोर पर चुपचाप बैठा है। कुछ समय पहले उसकी माँ और पत्नी उससे मिलने आए। दोनों की सूजी हुई आंखें और लाल चेहरे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये दोनों ही परिवार के एक सदस्य के भाग्य से दुखी हैं। जेल में अपने बेटे की पीड़ा को देखकर विवान की मां ने पहली बार आंसू बहाए होंगे। कुकीर्ति में भी विवान अपनी मां के आंसुओं का कारण नहीं समझ पाई। उसने सोचा था कि मां शायद इस बार भी उसे पहली बार की तरह दूर धकेल लेगी, लेकिन मां के बदलते हाव भावों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह बात कोई फिर सामान्य बात नहीं रह जाती। हो सकता है मां को किसी ने समझाया या बताया हो, विवान ने खुद से कहा। जेल में बंद आदमी का प्रतिद्वंदी अन्वेषक प्रभारी के पद पर है, वह नहीं जानता था। लगता है उसने ही विवान की मां को सब कुछ बताया हो। अपनी अपरिपक्वता के कारण वह यह भी नहीं समझ पाया कि अपने बड़े भाई को खोने के बाद उसकी मां के जीवन के केंद्र में केवल दो ही तो रह गए, विवान और उसकी पत्नी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज मां के आंसुओं ने विवान के दिल में उतना गहरा घाव नहीं काटा जितना उसकी पत्नी के आंसुओं ने काटा। उसे अवनी के कहे शब्द याद आ रहे थे। भलाई की महत्वपूर्ण कुंजी तुम्हारी पत्नी इतने लंबे समय से उपेक्षित है विवान। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रिय होता है। दृष्टि की कमी के कारण लोग अक्सर उसकी उपेक्षा करते हैं। विवान ने मन ही मन कहा, जिसके पास जो है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। एक किताब विवान के पास पड़ी थी, जिसके प्रतिद्वंदी आलोक ने ही उसे भिजवाया था। अवनी के उपहार कहकर विवान का मन बेचैन सा हो उठा। रह रहकर उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा तैर रहा था। अपने बेचैन मन को राहत पाने के लिए उसने किताब को हाथ में लिया और किताब के पन्नों पर मग्न हो गया। संयोग ही था कि किताब पति पत्नी के संबंधों पर ही थी। उसे पढ़ते हुए विवान की आंखें छलक उठी। वहां लिखा था, पुरुषों ने सदियों से स्त्रियों पर शासन किया है। पुरुषों को हर अवसर और मौका दिया गया और स्त्री को लगातार दमित कर दिया गया, उसे अपंग कर दिया गया। उसे कभी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की अनुमति नहीं दी गई। हम नहीं जानते कि यही कारण है कि महिलाओं के भीतर कितने ही गौतम बुद्ध खिलने से वंचित रह गए। हमें नहीं पता कि इस कारण और कितने ही अल्बर्ट आइंस्टीन हैं जिनके विकास की संभावनाओं पर रोक लगा दी गई है। शायद इसका एक कारण है, पुरुषों को आभास था कि स्त्रियां उनसे श्रेष्ठ हैं। वह प्रेम करने में उससे कहीं ऊपर हैं। कोई तर्क प्रेम से ऊपर नहीं जा सकता और कोई भी मन हृदय से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन मन हत्यारा हो सकता है, मन बहुत ही हिंसक हो सकता है, और यही तो मन सदियों से करता आया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी धर्मों ने महिलाओं को निषिद्ध कर दिया, और मैं देख सकता हूँ कि इसके पीछे का कारण एक बड़ा भय है कि कहीं महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर दिए जाएं तो वे चेतना के अनुभवों में उससे कहीं आगे बढ़ जाएंगी, और यह पुरुष के अहंकार के विरुद्ध है। लेकिन पुरुष क्यों इस तरह का बर्ताव करता रहा? पुरुष हीन भावना से ग्रसित है क्योंकि वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। वह उसके अवचेतन की गहराई में दबी एक हीनता की ग्रंथि है। वह जानता है कि स्त्री उससे श्रेष्ठ है क्योंकि अपने जीवन में से किसी और जीवन को जन्म देने से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी बच्चे को जन्म देने के पीछे
पुरुष की भागीदारी एक सिरिंज के इंजेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं। यह काम तो एक सिरिंज भी कर सकती है। उसे प्रजनन की प्रक्रिया से बिल्कुल छुटकारा दिलाया जा सकता है। पुरुष को इस बात का बहुत ही आरंभ से आभास होगा और अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पाने के लिए उसे एक ही मार्ग नजर आया होगा कि स्त्री को हर संभव तरीके से इतनी हीन स्थिति पर गिरा दे ताकि वह अपनी हीनता भुलाकर स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। दुनिया के सभी समाज, सभी संस्कृतियां, सभी धर्म अलग अलग तरीकों से एक ही बात करते आए हैं। स्त्री को पुरुष के बराबर न रखकर मानवता में दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाए। एक स्त्री किसी भी पुरुष के मुकाबले ज्यादा केंद्रित है, ज्यादा शांत, ज्यादा मौन, ज्यादा धैर्यवान, वह प्रतीक्षा करने में ज्यादा सक्षम है। विवान पढ़ते हुए रुका और सोचने लगा। लड़की गर्भवती होने पर भी अपने अपराधी पति को देखने आई है। आश्चर्य अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वह स्त्री जिसे दिन प्रतिदिन उपेक्षित किया गया, बिस्तर पर उसे केवल भोग का आनंद लेने के लिए जिस पत्नी की थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कभी नहीं की, वही पत्नी भागती हुई आई है अपने पति के खतरे को देखते हुए। शांत, मौन, धैर्य और प्रतीक्षा की इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। इसी का नाम क्या प्यार है। उसे अवनी द्वारा कहे गए शब्द याद आ रहे हैं। तुम मेरे जीवन के इन्फिचुएशन थे। उम्र के बदलाव की वजह से मैं तुम्हें पसंद करती थी, शायद तुम्हारे भाई को भी, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी विवान। मुझसे तुम्हारा स्वभाव मेल नहीं खाता, जैसा मेरा और आलोक का मिलता है। शब्दों की गर्मी ऐसी जैसे जलते हुए शीशा विवान के तन में डाला जा रहा है, लेकिन विवान में उस दिन विरोध करने की ताकत नहीं थी। उसने अपनी भावनाओं को बहुत ही सस्ता महसूस किया, एक तरफा, मूल्यहीन। जैसे विवान ने अपनी पत्नी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को मूल्यहीन मानता था। पढ़ी लिखी होने पर भी उसे अशिक्षित समझता रहा विवान। जो प्यार मेरे करीब आया और मुझे पकड़ना चाहा, मैं उसे कूड़ा कचरा समझकर फेंक दिया। वास्तव में इस विषय विषम परिस्थिति में मन की जटिल समीकरण अधिकाधिक सरल होते जा रहे थे। विवान वास्तव में चाहता था कि उसकी पत्नी फिर से मिलने आए और उससे पूछे, कैसे हो तुम, क्या तुमने खाना खा लिया। ठीक वही शब्द जिसकी कभी विवान ने अवनी से उम्मीद की थी। अरे, सुन रहे हो, खाना खा लो। मैंने तुमसे कहा था कि बिल्कुल नखरा नहीं सहूंगा। कोठरी के दूसरे तरफ से आ रहे आदेश को सुनकर विवान हकीकत में वापस आ गया। हर दिन की तरह पुलिस वालों की धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन किसी अनजान वजह से आज भूख लग रही थी। उसे याद आया कि उसने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। खा रहा हूँ। विवान कंबल को फर्श पर बिछाया और उस पर बैठ गया। फिर उसने खाने की थाली को अपने सामने की ओर खींच लिया। अवनी पिघलते हुए सूरज को निहार रही थी। आलोक से कुछ देर पहले बात हुई है। आलोक अपने घर से निकलने की कोशिश कर रहा है, कुछ गिने चुने बारातियों के साथ, और कुछ ही समय में एक नए जीवन में प्रवेश करने की चिंता और खुशी मन में एक अवसाद के साथ मिल रही है। शादी के नियम के मुताबिक अगर वह दूसरे घर में चली भी जाती है तो अवनी को अपने घर छोड़ने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसका दिल जानता है कि दोनों घर उसके ही हैं। लेकिन आज सुबह के बाद से सीमा देवी एक बार भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आई। सूर्योदय से पहले शादी के कुछ नियम करने होते हैं, लेकिन सीमा देवी उस नियम से भी गैर हाजिर रही। नौकरानी के हाथ से कुछ पूजा सामग्री और एक कटोरी दही भिजवा दी थी। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यज्ञ न करने पर एक विधवा मांगलिक लड़की के पुनर्विवाह का माँ कितना विरोध कर रही है। अवनी के सीने में से एक आह निकली। माँ की राय के खिलाफ पहली शादी की याद फिर से मन में उमड़ रही है। साल भर पहले ऐसी शरद ऋतु की सुबह उन्हें दही की कटोरी के साथ शादी के नियम पालन करना पड़ा था। कोमल हाथों को मेहंदी के रंग से सजाया गया था। गहरे लाल रंग से रंगा हाथ देखकर सभी जवान और बूढ़ों ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में पति का प्यार उमड़ेगा। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि हकीकत बिल्कुल उलट थी। पिघलते सूरज को देखकर साल भर पहले अग्नि के 7 फेरे लेती हुई शर्माती दुल्हन याद आ गई, जो अपने दोस्तों के साथ आनंद ले रही थी। भले ही उनकी आंखें नकली गुस्से को बयां कर रही थी, लेकिन असल में रिश्तेदारों और दोस्तों के हंसी ठाकों में उस दिन अवनी तल्लीन हो गई थी।
तीन मंजिला मकान व्यस्तताओं से भरा हुआ था। आज भले ही शादी की व्यस्तता हो, लेकिन वह उत्साह भाव नहीं है। सब कुछ बहुत यांत्रिक है। भले ही कुछ आमंत्रित रिश्तेदार घर के चारों ओर बिखरे हुए हों, लेकिन कोई भी विधवा विवाह के घर को झांक कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अवनी अपने ही घर में पराई बन गई है। इस शुभ दिन पर भी अकेलापन उसे खा रहा है। अवनी को अपने रिश्तेदारों के मुखौटे देखने की आदत हो गई, लेकिन जब उसकी अपनी माँ इस तरह का व्यवहार करती है तो परेशान होना सामान्य बात है। इसलिए सुख और उत्तेजना के बीच भी मन के गुप्त कोने में दर्द महसूस हो रहा है। अभी अब और देरी करना ठीक नहीं होगा। आलोक निकल गया है। अवनी की बुआ की आवाज़ सुनते ही अवनी विचारों के बेतरतीब जाल से बाहर निकली। सफ़ेद बालों वाली एक छोटे कद की महिला उस समय भतीजी की ओर आई। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो अभी। चांदनी देवी ने उसके माथे पर एक चुंबन चित्रित किया और कहा। बुआ को देखकर अवनी ने पलंग के नीचे से पान का डिब्बा निकाला। उस औरत और आलोक की माँ में कोई अंतर है? दोनों ही घोर यथार्थवादी हैं। एक ही उम्र के दो लोग जो समय के साथ चलते रहे। कभी भी अवनी के घाव पर नमक नहीं डाला। वे दूसरों की तरह माथे की खाली मांग को नहीं देखते थे। उन्होंने खुद को रिश्तेदारों की तरह दया और सलाह देकर लपेटने में नहीं रहे। एहसास कराया कि हर किसी के जीवन में एक व्यक्तिगत स्थान होता है। फिर भी अवनी अपने दिमाग को विभिन्न विचारों से हटा नहीं पा रही थी। सीमा देवी ने अभी तक इस शादी को स्वीकार नहीं किया है। पारंपरिक अंधविश्वासों से बंधी एक औरत अभी भी मानती है कि विशाल की मौत के लिए अवनी का मांगलिक दोष जिम्मेदार है, और अगर वह आलोक से शादी करती है तो वह ग्रह फिर से बर्बाद कर देगा। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ बुआ? अवनी ने अपनी अभ्यस्त हाथ से पान तैयार करते हुए कहा। अपने परिवार के समर्थन के बिना वह फिर से तर्क की भावनाओं में खो रही थी। धत पगली। चांदनी देवी ने पान अपने मुंह में भर लिया और अपनी भतीजी को अपने पास खींच लिया। उसने बड़े प्यार से अपना झुर्रीदार हाथ अवनी के सिर पर रखा। अवनी ने स्नेह पाकर अपना चेहरा एक बच्चे की तरह भुआ के गोद में दबा दिया। इसे देखते हुए भुआ ने कहा, नए सिरे से शुरुआत करना कोई अपराध नहीं है। खुद को अच्छा रखने के लिए किसी भी चीज़ से कभी समझौता मत करना। हमारे समय में विधवा विवाह समाज की नज़रों में कलंक माना जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। तुम आत्मनिर्भर हो और शिक्षित भी। तुम्हारे पास अपने निर्णय लेने की क्षमता है। इसके अलावा तुम एक इंसान हो। तुम्हारे पास दूसरे इंसान को मौत के कगार पर खींचने की ताकत भी नहीं है कि तुम दुष्ट ग्रह की शक्ति से हार मान जाओ। उसने प्यार से कहा। लेकिन तुमने अपना जीवन एक नए सिरे से क्यों शुरू नहीं किया बुआ? इससे पहले कि अवनी अपनी बात खत्म कर पाती, चांदनी देवी हवाई चप्पल की आवाज़ से चौंक गई। सीमा देवी आ रही होगी। पूरे घर में यही एकमात्र व्यक्ति है जो कि हवाई चप्पल का उपयोग करती है। मैं अभी आ रही हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। चांदनी देवी ने अपनी भतीजी से दूर जाकर दरवाजे की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहा। वह जानती है कि सीमा देवी उसे अवनी के पास देख ले तो फिर से चीखने चिल्लाने में शामिल हो जाएगी। ठाकुर जी थोड़ा हटो। कितनी बार कहूँ कि शुभ दिन पर बार बार अपना मुंह मत दिखाओ। जब अवनी की माँ ने यह बात बोली तो बात कमरे में बैठी अवनी के कानों तक भी पहुंच गई। मछली और भात खिलाने के बाद भी इस घर में चांदनी देवी की स्थिति ज़्यादा नहीं बदली। हालांकि वह अपनी बेटी के सामने सीधे मुंह कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए सीमा देवी ने अपने संस्कारों की दुहाई देकर ननद को नाराज कर दिया। मैं जानबूझकर खड़ी नहीं हुई। क्या तुम सब तैयार हो गए? अवनी की बुआ ने संकीर्ण मुद्रा में अपने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। बिना उत्तर दिए सीमा देवी ने अपना चेहरा घुमाया और अपनी बेटी के कमरे में प्रवेश किया। चांदनी देवी ने अपनी निगाह उस तरफ से हटा ली और पास के कमरे में चली गई। इस रंगहीन कमरे की सीमेंट की दीवारों पर तरह तरह की कलाकृति मूर्तियां उभरी आई थी। उसे देखते ही चांदनी देवी के मन में उसका ही उदास अतीत कौंध गया। शादी के कुछ हफ्ते बाद उसके पति की सांप के काटने से मौत हो गई। तभी से ही सब कुछ खोने की बारी शुरू हुई। दिन रात अपमान और शिकायतें सुनने के बावजूद उस समय के पारंपरिक नियम और संस्कारों के विचारों से चिपक कर वह कुछ दिन तक ससुराल की जमीन पर पड़ी रही। इन छोटी बुद्धि वाली युवती कुछ ही दिनों में दुनिया का सार समझ जाती है।
शादी के 1 महीने बाद पति की असमय मौत के बाद रातों रात न पहचाने जाने वाले चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। वह दिन भर नौकरानी की तरह पारिवारिक गतिविधियों में अपने शरीर को निचोड़ती रही, लेकिन फिर भी उसके माथे पर बदनामी और गाली के अलावा कुछ नहीं मिला। मैंने सुना था लड़कियों का स्वर्ग ससुराल, इसलिए पहले तो मैंने उसको ध्यान में रखने की कोशिश की। सबके साथ समझौता करने के बावजूद ससुराल में कुछ भी फलदायी नहीं हुआ। चांदनी देवी ने मन ही मन कहा। विधवा के कर्मकांड के अनुशासन की कड़ाई से पालन करने के बावजूद उसे दुष्चरित्र के आरोप लेकर ससुराल छोड़ना पड़ा। भाई की मृत्यु के तुरंत बाद घर के सबसे बड़े बेटे की नज़र नव विधवा दुल्हन पर पड़ती है। विभिन्न रोगों से पीड़ित उसकी अपनी पत्नी पति के लिए एक पूर्ण बोझ थी। मौके की नजाकत को समझकर उन्होंने कई बार चांदनी देवी के शरीर को छूने की कोशिश की। अपने सम्मान की रक्षा के लिए ससुराल के बड़े बुजुर्गों से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अपने बेटे का पूरा साथ देते हुए एक युवा विधवा बहू के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पिता के घर के लोगों को बुलाकर अपमान से लेकर मध्यस्थता करने तक भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरह से धक्का देकर ससुराल से निकाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। यह कहावत चांदनी देवी के जीवन में शाब्दिक रूप से प्रमाणित हुई। अपने पिता के घर लौटने के बाद भी उसके दिन अपेक्षा के साथ साथ निरंतर अवहेलना में व्यतीत होते थे। घर की इकलौती लड़की होने के बावजूद उसे घर के एक कोने में कमरे में रखा गया। आज भी अवनी की माँ उस वजह से उसका अनादर करती है जो बहुत पहले हुआ था। सीमा देवी की प्रवृत्ति है कि वो बिना उचित निर्णय लिए दूसरों को दोष देती है, चाहे वह अपनी बेटी हो या फिर ननद। उसने एक गहरी सांस ली और रात के शांत आसमान को निहारने लगी। चप्पल की आवाज़ कहीं और जाते ही वह अवनी के कमरे में चली आई। अवनी के लिए उसके मन में बहुत सारा प्यार है। उनके मन में पिछले 1 साल की यादें वापस आ रही हैं। अगर अवनी चली जाती है तो क्या मैं इस घर में सुरक्षित रहूंगी, या फिर मुझे पहले की तरह एक कोने में लेटना होगा, सारे अन्याय को सहना पड़ेगा। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसका सीना भय से कांप उठा। भगवान जाने मेरा पता कहाँ होगा। आपने फिर से बुआ से इस तरह बात की? दीवार के आवरण भेद कर आने वाली आवाज़ सुनते ही अवनी की भुएं सिहर उठी। मैंने कहा वह विधवा है, और इस शुभ दिन पर। सीमा देवी ने आह भरते हुए कहा। तो फिर मैं क्या हूँ माँ? मैं भी तो एक विधवा हूँ। इसलिए क्या तुम मेरी शादी में मेरा चेहरा नहीं देखोगी? भतीजी की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही चांदनी देवी का चेहरा खिल उठा। वह चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसने देखा कि उसके मन के विचार किसी और के मुंह से निकल रहे हैं। मुझे पता है आप नाराज हैं क्योंकि मैं बिना यज्ञ किए शादी कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि आलोक का भी वही हश्र होगा जो विशाल का हुआ? नहीं ना? अवनी ने यथासंभव शांति से कहा। वह जानती थी कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जब तुम सब कुछ जानती हो तो बिना यज्ञ किए विवाह क्यों कर रही हो? सीमा देवी गुस्से से लगभग चीख पड़ी। तुम क्या चाहती हो कि आलोक भी विशाल की तरह? विशाल मेरी वजह से नहीं मरा माँ। उसे उसके ही भाई ने मार डाला। उसे उसके पापों की सजा किसी और ने दी थी। एक मांगलिक में एक आदमी को मारने की शक्ति नहीं होती। बेटी की बात सुनकर सीमा देवी बिस्तर पर बैठ गई। इतने दिनों से संजोया गया अंधविश्वास एक पल में टूट गया। लड़की के गृह दोष से हुई दुर्घटना की सूचना आज झूठी साबित हुई। हाँ माँ, विशाल मेरी वजह से खाई में नहीं गिरा, उसके पापों ने उसे गिरा दिया। अवनी ने एक के बाद एक इतने लंबे समय से जमा हुए शब्दों को माँ को उड़ेल दिया। सब कुछ सुनकर सीमा देवी चुप हो गई। सिद्ध प्रमाण के सामने जीवित विश्वास रेत की तरह फिसल जाते हैं। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। उस समय सभा का शोर सुनते ही अवनी उठ खड़ी हुई। लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। एक बार उसने अपना चेहरा आईने में देखा, फिर कोने की मेज पर लगे फोटो फ्रेम को हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई। बुआ कहाँ है? जब उन्हें वेडिंग हॉल में कहीं भी बुआ नहीं दिखी तो उन्होंने अपने भाई से पूछा, बुआ कमरे में है, लेकिन क्यों? कुणाल ने भौहें उठाई और पूछा। जवाब दिए बिना अवनी ने एक निश्चित कमरे की ओर कदम बढ़ाया।
जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। आलोक जो दूल्हे के वेश में था, उसके होठों के कोनों पर मुस्कान थी। बुआ आओ। निश्चित कमरे में पहुंचकर अकेली खड़ी वृद्धा को एक प्रकार घसीट कर मंडप की ओर ले आई। फिर उसने अपने हाथ में रखा फोटो मंडप में 7 फेरों की अग्नि के पास रख दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अग्नि की रोशनी में चमक रहा था। यह देखकर मंडप में रिश्तेदारों की कानाफूसी चलने लगी। यहाँ तक कि पुजारी भी आश्चर्यचकित रह गया। पुजारी मंत्र पढ़ते हुए वह आश्चर्य से अवनी को देख रहे थे। क्या आप सभी को हैरानी हो रही है? अवनी ने सभी भीड़ को संबोधित किया। दुल्हन के इस व्यवहार से पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। बड़े भाई कुणाल भी एक कोने में खामोश खड़े हैं। आलोक के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। फोटो फ्रेम को देखते हुए अवनी ने हैरान मेहमानों से कहा, अगर वह आदमी नहीं होता तो दूसरी बार शादी करने की मेरी इच्छा एक सपना होती, और अगर ये बुआ नहीं होती तो मैं कभी यह निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती। मुझे इन दोनों आदमियों से ताकत मिली है, लेकिन इस शुभ मुहूर्त में विधवा होकर। आलोक ने बीच में ही बाधा डाला जब मेहमानों में से एक ने अपनी आपत्ति जताई। आलोक के उठे हुए हाथ को देखकर मेहमानों ने अपना मुंह फेर लिया। यहाँ खड़े रहो बुआ। अवनी ने मंडप के सामने की जगह को साफ करते हुए चांदनी देवी को खड़ा करते हुए कहा। उस समय तक चांदनी देवी की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन यह रोना दुख का नहीं बल्कि खुशी का था। खोए हुए सम्मान का है। इस समय मत रो, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। अवनी ने भुआ से अपने आंसू पोंछने के लिए कहा। फिर उसने भुआ से कहा, नए बने फ्लैट में एक घर आपके नाम पर पंजीकृत है, लेकिन इसे तैयार होने में कुछ महीने लगेंगे। इसलिए मैंने और आलोक ने फैसला किया है कि आप शादी के बाद हमारे साथ रहेंगे। यह सुनकर चांदनी देवी ने खुशी के आंसू बहाते हुए अवनी को अपनी गोद में खींच लिया। इतने लंबे समय के बाद उसने अपना एक आश्रय पाया, वह आश्रय जो सम्मान और प्रेम से लिपटा है, जिससे वह जीवन भर भटकती रही। जल्दी करो, लगन का मुहूर्त निकल रहा है। पुजारी की बात सुनकर चांदनी देवी ने अपनी भतीजी को मंडप में बैठाया। सीमा देवी एक ही उम्र की 2 विधवाओं का दृश्य बड़ी करुणा भरी आंखों से देख रही थी। अंधविश्वास से चिपके रहने वाला आदमी पीछे दरवाजे पर खड़ा अपने आंसू पोंछ रहा था। स्त्रियों ने अपने साथ उत्तर की भी सूचना दी। सीमा देवी के मन में जागृति आई। संस्कारों के सारे प्रश्न हाथ से रेत की तरह फिसल रहे थे। लगभग 2 साल बाद अवनी अब 4 महीने की गर्भ से है। आलोक को पदोन्नति हो गई है। अब वह सिटी एसपी हो गए हैं। हत्या के आरोपी रघु ठक्कर को उम्र कैद की सजा मिली है। विवान को सरकारी गवाह बनाया गया था, इसलिए उसे 2 साल की सजा हुई। बाकी जीवन की कहानी रुकती कहाँ है, वह तो बस चलती ही रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पूरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।